अब हम आपको कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक विश्लेषण दिखाएंगे, जिसमें सीखने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए बहुत कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया आज अपने फैसले में कि अनुच्छेद 370 हटाने का सरकार का फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन आज बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश में कुछ विपक्षी नेताओं ने बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जाने का एक राजनीतिक बिजनेस मॉडल बना लिया है। और अब हमारे देश में राम से लेकर रफाल तक, ट्रिपल तलाक से लेकर आतंकवादियों की फांसी तक, हर मामले को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा जाता है और कोशिश की जाती है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके सरकार के बड़े फैसलों को ब्लॉक किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट के वक्त की भी बर्बादी नहीं है? आज अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उस फैसले में 8 बड़ी बातों का जिक्र है, जो मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। पहली बात, अनुच्छेद 370 कभी भी भारतीय संविधान का स्थायी प्रावधान नहीं था और अनुच्छेद 370 खुद कहता है कि इसे समाप्त किया जा सकता है, इसलिए सरकार ने इसे समाप्त करके कुछ भी गलत नहीं किया। दूसरा, अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश पूरी तरह से वैध था, कानूनी था। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज किया कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की सहमति अनिवार्य थी। चौथा, संविधान का अनुच्छेद 1 इस बात को स्पष्ट करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। देखिए कितनी बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और यह सुनकर किसी भी भारतीय को गर्व होगा। लेकिन सोचिए, कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अभिन्न अंग नहीं है। पांचवां पॉइंट, जम्मू कश्मीर के पास देश के अन्य राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है और यह भी देश के अन्य राज्यों के जैसा ही है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आज जम्मू कश्मीर भी उत्तर प्रदेश जैसा ही है, पंजाब जैसा ही है, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश जैसा ही है, इसमें कुछ अलग खास नहीं है। छठा, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला भी संविधान की प्रक्रिया के अनुकूल था, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सातवां, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के जिस अनुच्छेद 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए, उसी ने देश के बाकी राज्यों के लोगों से कहीं भी बसने, नौकरी करने और जमीन खरीदने के 3 मूल अधिकार छीन भी लिए। और आखिरी बात यह कही कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और इसी फैसले में अदालत ने चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट की जिस संविधान पीठ ने इस मामले में आज फैसला सुनाया, उसमें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। और यहां एक बड़ी बात यह है कि 5 जजों की इस बेंच में इस विषय को लेकर 3 अलग अलग जजमेंट थे, लेकिन इन तीनों जजमेंट्स का निष्कर्ष एक ही था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करना सही था। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve 2 purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का आदेश दिया था। आज आपको सुनने में यह बात कुछ भी अटपटी नहीं लगती होगी, क्योंकि इस बात को बहुत वर्ष हो चुके हैं, 2019 की बात है। लेकिन 2019 में जिस दिन यह हुआ था, पूरा देश हैरान हो गया था, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इस देश में रहने वाले जो लोग थे, वो ये ऐसा मान के चलते थे कि उनके जीवन काल में ना तो कभी 370 हटेगा और ना कभी राम मंदिर बनेगा। और जिस दिन 370 हटा, उस दिन उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और इस आदेश के अगले ही दिन 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने वाली पहली याचिका भी दायर हो गई थी और बाद में इन याचिकाओं की संख्या
23 तक हो गई। सोचिए 23 याचिकाएं दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में, और इन याचिकाकर्ताओं में कौन थे देखिए, बड़े बड़े वकील थे, बड़े बड़े नेता, पत्रकार और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। और इनमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा सांसद अकबर लोन का भी नाम था, जिन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब देखिए अकबर लोन जो सुप्रीम कोर्ट गए, ये वही नेता हैं जिन्होंने एक बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। और इस मामले में जब सुनवाई हो रही थी तब उन्हें हलफनामा देकर अदालत को यह बताना पड़ा कि उनकी भारत के संविधान में पूरी निष्ठा है, पूरी आस्था है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जो चाहते थे कि अनुच्छेद 370 वहां से ना हटे और जम्मू कश्मीर वैसा ही रहे जैसा कि पिछले 75 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। सोचिए ऐसे नेता जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे। इसलिए आज यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या जिस सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70,000 मामले लंबित हैं, उस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले पर लगभग 4 वर्ष तक कार्रवाई चलना अदालत के समय की बर्बादी नहीं है? क्या यह हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी मुद्दा था जिस पर हमने 4 साल अपनी सुप्रीम कोर्ट के, अपने जजों के बर्बाद कर दिए? और वो 70,000 मामले जो आज भी लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं और जानते हैं कि अगले 10 साल तक भी उनका नंबर नहीं आने वाला, जो आम लोगों की जो मामले हैं, जो गरीब लोगों के मामले हैं, उनका क्या होगा? और अगर ऐसा है तो क्या इसके लिए इन याचिकाकर्ताओं की जिम्मेदारी आज तय नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने 4 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के बर्बाद किए और 70,000 लोग जो लाइन में लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई के लिए, उन्हें लाइन में और पीछे कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उनके राजनीतिक बिजनेस मॉडल को सूट करता है। अब इन लोगों ने एक बिजनेस मॉडल बना लिया है कि कोई भी बड़ा फैसला आए सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसे अटका दो। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने खुद कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, और अगर ऐसा होता है तो इससे अराजकता फैल सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह बात इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि हमारे देश में सरकार के हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का एक राजनीतिक बिजनेस मॉडल बन चुका है। आज हमारी आस्था से लेकर हमारी सेना से जुड़े सभी मामलों के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और वहां निर्धारित हो रहे हैं। हमारे देश में राम से लेकर रफाल तक, भगवान श्री राम थे या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट से तय होता है। भगवान राम के अपने देश में लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कहने के लिए कि राम तो थे ही नहीं। हम अपनी सेना के लिए कौन से लड़ाकू विमान खरीदेंगे, रफाल लेना सही है या गलत, यह भी सुप्रीम कोर्ट तय करता है। रफाल लड़ाकू विमानों का मामला आपको याद ही होगा। इसी तरह आतंकवादियों पर कार्रवाई का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है, जिसमें संसद हमले के दोषी अफजल गुरु, मुंबई में सीरियल बम धमाका करने वाले आतंकवादी याकूब मेमन के लिए सुप्रीम कोर्ट में वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। याकूब मेमन की फांसी को रुकवाने के लिए तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करनी पड़ी थी। जब सरकार 3 तलाक जैसा कोई अच्छा कानून लेकर आती है तो यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। और यह सूची इतनी लंबी है कि यहां बताने बैठूंगा तो पूरा शो इसी में निकल जाएगा। हमारे देश में कोविड की वैक्सीन के खिलाफ भी लोग अदालत तक जाते हैं। सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता कानून को भी अदालत में चुनौती मिलती है। इससे आप समझ सकते हैं कि अब कैसे हमारे देश में न्यायपालिका का दुरुपयोग हो रहा है, और यह एक बिजनेस मॉडल बन चुका है कुछ एनजीओज का, कुछ विपक्षी दलों का, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं का। इनका एक ग्रुप है और उनके नाम सब जानते हैं, उन वकीलों के नाम सब जानते हैं जो ये काम कर रहे हैं, उन नेताओं के नाम सब जानते हैं। इसके अलावा इससे यह भी पता चलता है कि ऐसे मुद्दों को लेकर हमारा समाज और हमारे देश के लोग कितने कंफ्यूज हैं कि वो सही और गलत के बारे में फैसला ले ही नहीं पा रहे। एक के बाद एक न जाने कितनी पीढ़ियां इसी कंफ्यूजन में चली गई। इस कंफ्यूजन को आप जम्मू कश्मीर के इस मामले से भी समझ सकते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत आजादी के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और इस विशेष दर्जे का मतलब यह था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, अलग ध्वज होगा और प्रतीक चिन्ह अलग होगा। वहां के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होगी, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के भी नागरिक होंगे और भारत के भी नागरिक होंगे। और इसमें यह प्रावधान भी था कि भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जाकर बस नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते, जमीन नहीं खरीद सकते। यानी यह कानून जम्मू कश्मीर को भारत की आत्मा से अलग करने वाला था, और इसे समाप्त करने को लेकर हमारे देश में पहले दिन से असल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद देश में
अनुच्छेद 370 आजादी के बाद 70 वर्षों तक लागू रहा और लोग इसे लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे और कुछ लोग आज भी यही चाहते हैं कि वहां अनुच्छेद 370 लागू हो रहे। लेकिन आज आप ये देखिए कि अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में क्या बदला है, जरा आप ये भी तो देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में पहले हर साल पत्थरबाजी की 1,500 से ज्यादा घटनाएं होती थी, जिनमें सैकड़ों नागरिक मारे जाते थे। लेकिन इस साल वहां पत्थरबाजी की एक भी घटना नहीं हुई। पहले वहां हर साल औसतन 300 बार सीमा से आतंकवादियों की घुसपैठ होती थी। अब इन घटनाओं की संख्या हर साल 50 से भी कम रह गई है। 2019 से पहले वहां जम्मू कश्मीर की जीडीपी 1 लाख करोड़ थी, अब यह 2,27,000 करोड़ रुपए की हो गई है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में हर साल मुश्किल से 10 से 15 लाख पर्यटक पहुंचते थे, अब हर साल 2 करोड़ के आसपास पर्यटक वहां पहुंचते हैं। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में 58% की कमी आई है। 31 वर्षों के बाद वर्ष 2021 में फिर से कश्मीर में सिनेमा हॉल्स खुले और अब जम्मू कश्मीर के युवा ब्रेन वॉश होने की बजाय देश के लिए खेलों में मेडल लाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर के सिर्फ 2 लाख युवा खेलों से जुड़े थे, अब इनकी संख्या 60 लाख हो गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने से जम्मू कश्मीर कितना बदल गया है।